नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल नाकाऊ से दोस्ती पर, जहाँ हम बिना लाग लपेट, बिना भेदभाव, बिना सोचे समझे सिर्फ जो हमारे मन के विचार हैं उसको आपके सामने व्यक्त करते हैं। मेरे इन विचारों के कारण कभी कांग्रेस वाले बुरा मान जाएंगे, कभी भाजपा वाले बुरा मान जाएंगे, कभी सपा वाले, यानी करीब करीब सभी पार्टियों के लोग, सभी विचारधाराओं के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी लोग कभी न कभी बुरा मान सकते हैं। क्योंकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बात का बुरा क्या कौन मान रहा है। असली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ या नहीं, नंबर 1 बात। और नंबर 2, मुझे किसी पार्टी से, किसी विचारधारा के संगठन से, किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे जो सहायता चाहिए अपने दर्शकों से चाहिए, मुझे उनके कमेंट चाहिए, उन स्क्रीन पर दिए हुए इस यूपीआई आईडी पर यदि वो कोई सहायता करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे किसी भी पार्टी से या किसी भी संगठन से कोई भी सहायता नहीं चाहिए, केवल और केवल अपने दर्शकों से सहायता चाहिए। तो आज हम जिस बात पे बात करेंगे वो है हमारे प्रिय चाचा नेहरू। चाचा नेहरू जो इंग्लैंड से पढ़कर आए और हमारे पहले प्रधानमंत्री बने। हालांकि आज पहला ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ कांग्रेस के साथ, इससे कांग्रेस वाले भाई मेरे बहुत बुरा मान जाते हैं। जैसे ही मैं नेहरू जी के बारे में कुछ कहता या कुछ लिखता हूँ तो मेरे कांग्रेस की भाई बहुत बुरा मानते हैं, बहुत जल्दी बुरा मानते हैं कि अच्छा, आज जो हो रहा है वो नेहरू जी का किया हुआ है। अच्छा, ये जो ट्रेन बिकी ये नेहरू जी के कारण बिकी। अच्छा, ये जो एयर इंडिया बिका ये नेहरू जी के कारण बिका। अच्छा, ये जो आज महंगाई है वो नेहरू जी के कारण है। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है। एयर इंडिया इसलिए बिकी क्योंकि नेहरू जी ने एयर इंडिया को टाटा से छीनकर उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, और उसके बाद की सरकार जो कि कभी बिजनेस प्रॉपर तरीके से चला भी नहीं सकती, बाद की सरकारों ने भी उसको आगे बढ़ाया एज इट इज। और वो फाइनली स्थिति ये हो गई कि एयर इंडिया हजारों करोड़ के घाटे में आ गई, शायद 64,000 करोड़ के घाटे में आ गई, और अंततः सरकार उस घाटे को सहने के काबिल नहीं रही और सरकार को मजबूरी में उसको बेचना पड़ा। आप यदि उसको अभी कुछ दिन और अपने साथ रखते तो वो हो सकता है कि वो घाटा 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ कितना भी चला जाता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनको अपने सोशलिस्ट विचारों से खुश रखने के लिए ऐसा करते रहते। इसका नुकसान नुकसान बाकी के देशवासियों को कितना होता है ये कोई नहीं सोचता। कुछ करोड़ लोग, शायद 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ इतने सरकारी यदि कर्मचारी हैं, सिर्फ और सिर्फ इन सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए, उनके घरों को चलाने के लिए, यानी करीब 6 करोड़ मान लीजिए, तो यानी करीब 30 करोड़। यदि 4 लोगों का परिवार आप मान लीजिए तो 6 चौको 24, यानी आप 30 करोड़ लोगों को मान लें। तो 30 करोड़ लोगों का परिवार चलाने के लिए आप देश के बाकी के 110 करोड़ लोगों के खिलाफ अन्याय कर रहे होते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये सब दिया हुआ तो नेहरू जी का ही है ना। पूरी पॉलिसी की शुरुआत तो उन्होंने की, बीज उन्होंने ही बोया। और उनके बीज कहाँ से बोए गए? जब वो इंग्लैंड गए कैम्ब्रिज से पढ़ाई करने, तो वहाँ उन्होंने ज्वाइन की फेबियन पार्टी। फेबियंस कौन थे? फेबियंस थे जिससे कि बाद में इंग्लैंड की लेबर पार्टी निकली, जो कि एक सोशलिस्ट पार्टी है, लेफ्ट लीनिंग क्या, लेफ्ट पार्टी है। वैसे ही फेबियंस भी एक लेफ्ट पार्टी थे। उनका विचार जो था वो था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। उनका विचार डेमोक्रेसी का नहीं था, और वो कम्युनिज्म से भी सहमत नहीं थे। इस हिसाब से कम्युनिज्म कहता था कि क्रांति बंदूक की गोली से आती, बंदूक की नली से आती है। फेबियंस कहते थे क्रांति हम सोशलिस्ट क्रांति डेमोक्रेटिक तरीकों से भी ला सकते हैं, और हम डेमोक्रेटिक तरीकों से सत्ता में आकर सोशलिस्ट सिस्टम से हम देशों को चला सकते हैं। वही सोशलिज्म जो बाकी की पूरी दुनिया में आज तक कभी भी सफल नहीं हुआ है, और भारत में आज भी है, और भारत आज भी उसका असर झेल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रिय चाचा नेहरू जो है उसको लेकर इंग्लैंड से आए, उनको वो विचार बहुत अच्छे लगे, और वो उन विचारों को लेकर भारत में आए। उन्होंने बड़ी वो जो बीज लेकर आए इंग्लैंड से फेबियनिज्म के, वो उन्होंने भारत की भूमि में बोए। बड़ी लहलहाती फसल हुई, बहुत लहलहाती फसल हुई, लेकिन जमीन बंजर हो गई। इस जमीन में अब आज की तारीख में
एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको उगाना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। इसलिए चाचा नेहरू का किया हुआ ही आज यदि हम झेल रहे हैं तो हम और किस चीज़ को कहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि नेहरू जी ने जितनी चीज़ें की सब गलत, परंतु आर्थिक स्तर पे और कुछ और स्तरों पे नेहरू जी ने जो कुछ भी किया वो उसका असर हम आज भी झेल रहे हैं। तो हुआ ये कि नेहरू जी जो कि इंग्लैंड से फेमिनिज्म लेके आए थे और जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद नेहरू जी को ये लगा, क्योंकि जैसा कि सभी सोशलिस्ट को लगता है कि जो भी पूंजी रखता है, जो भी पूंजी लेकर काम करता है, उस वही सबसे बड़ा गलत है। क्योंकि नेहरू का ये शब्द है कि प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। नेहरू ने खुद कहा है कि प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। तो क्योंकि नेहरू प्रॉफिट को एक डर्टी वर्ड मानते थे, इसलिए हर क्षेत्र में, उत्पादन के हर क्षेत्र में वो प्रॉफिट को एक डर्टी वर्ड मानते थे। और आज हम उत्पादन के जिस क्षेत्र की बात करने वाले हैं वो है कृषि। कृषि का भी एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्पादन का ही क्षेत्र है, और उसमें भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर खेती करते हैं, जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं वो उतनी बेहतर खेती नहीं करते। जितने बेहतर तरीके से आप कृषि को पे ध्यान देंगे और उतना ही अच्छा होगा। तो हुआ ये कि जब भारत आज़ाद हुआ और करीब करीब 75% लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि अंग्रेज हमारे देश को ऐसा ही छोड़ के गए थे। जितना पैसा वो हमारे देश से लेके चले गए, उसके बाद हमारे देश में गरीबी चरम पर थी। और ये ज़्यादातर गरीब जो है वो रूरल एरिया में रहते थे। नेहरू जी जिन्होंने प्रेमचंद की कहानियों में और गोरकी की कहानियों में और तरह तरह के सोशलिस्ट राइटर्स की कहानियों में जमींदारों की जितनी बुराई सुन रखी थी, तो उन्होंने माना कि जमींदारी के कारण ही भारत के गांव में गरीबी है, और यदि हम जमींदारी को समाप्त कर दें तो भारत के गांव की गरीबी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1951 में वो पहले संविधान संशोधन जब हुआ उसके पहले वो जमींदारी उन्मूलन एक्ट लेके आए। जमींदारी उन्मूलन एक्ट का असर जो हुआ, उनको लगा कि बस अब जैसे ही हम जमींदारी दूर करेंगे और ये खेत आम किसानों को देंगे, वैसे ही हमारे देश के किसानों की गरीबी दूर हो जाएगी, और जैसे ही किसानों की गरीबी दूर होगी देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। वो 75% से ज़्यादा लोग जो गाँवों में रहते थे, उनकी गरीबी दूर होने का मतलब देश की गरीबी दूर होना। और उसके लिए नेहरू जी को एक तरीका समझ में आया कि जो पूंजीवादी जमींदार है इनको बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। तो उन्होंने जमींदारी एक्ट से जमींदारी को हटा दिया। और अब ये सब तो परफेक्ट तो था ही भाई। क्यों परफेक्ट था? क्योंकि जमींदार जो शोषण करते थे, जमींदार जो पूरा प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे और किसानों को कुछ नहीं मिलता था, मजदूरों को कुछ नहीं मिलता था, आपने क्या किया कि उन जमींदारों को ही रिमूव कर दिया। और उन जमींदारों को रिमूव करके आपने उन किसानों की गरीबी दूर करने का तरीका बना दिया और किसानों में जमीनों को बांट दिया। जैसे ही ये जमीनें बटी, अब तो दूर हो गई गरीबी दे गांव से। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी अब तो दूर हो जानी चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ क्यों नहीं? ऐसा हुआ इसलिए नहीं कि क्योंकि जमींदार जो थे वो शोषक, आप कहानियों में बने चाहे जितना भी कहिए, वो जमींदार गांव में पूंजी लेकर आते। जो गांव में खेती भी एक प्रोफेशन है और उसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो खेती प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर सकते। जो गरीब मजदूर था या जो गरीब किसान था जिसको आपने छोटी छोटी जमीन की जोतें दे दी थी, उनके पास पूंजी नहीं थी। वो बीज नहीं खरीद सकते थे, वो खाद नहीं खरीद सकते थे, वो इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकते थे, और इसलिए उनके लिए खेती करना एक मुश्किल काम था। एक दूसरा भी कारण था कि ये जमींदार और इनके कुछ खास लोग ही खेती से संबंधित जानकारी रखते थे। अब हुआ ये कि आपने जमींदारी खत्म की और जमींदार जो है अपनी पूरी पूंजी लेकर, चूंकि अब गांव में उसका कुछ भी
नहीं रह गया। कुछ जमींदारों ने अपनी ज़मीन बचा ली और वो बचे रहे, वो बड़े किसान बन गए। लेकिन ज़्यादातर जमींदारों ने अपनी पूंजी ली और वो शहरों की तरफ चले गए। अब चूंकि ये पूंजी शहरों की तरफ चली गई और गांवों में पूंजी नहीं रह गई, इसलिए गांवों में विकास जिसकी नेहरू ने कल्पना की थी जमींदारी समाप्त करके, वो शुरू नहीं हुआ। अब एक्सपर्ट्स बैठे और एक्सपर्ट्स ने फिर वही जो सोवियत संघ के तरीके नेहरू देख के आए थे 1928 में, जब वो सोवियत संघ गए थे और उन्होंने देखा था, हालांकि सोवियत इस मामले में बहुत तेज थे, उनके पास एक पूरा सिस्टम होता था कि बाहर से जब भी कोई आए तो उसको सोवियत सिस्टम की सफलता कैसे दिखाई जाए, उसका वो पूरा नाटक करते थे। वो कहाँ जा किन खेतों पे जाएंगे, किन फैक्ट्रियों में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किन कामगार यूनियन से मिलेंगे, ये सब ये चीज़ें एकदम फिक्स थी। और नेहरू जी वही देख कर आए थे और नेहरू जी बड़ा इम्प्रेस थे सोवियत तरीकों से। तो और उस समय तक नेहरू जी ने प्लानिंग कमीशन वगैरह सेट कर दिया था, सब कुछ हो गया था। अब क्या हुआ कि नेहरू जी ने जब देखा कि जमींदारी समाप्त करने से भी गरीबी दूर नहीं हो रही, तो एक्सपर्ट्स बैठे तो उन्होंने देखा कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके कारण जो खेती का साइज है वो छोटा हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि अगर खेती का साइज छोटा होगा तो उत्पादकता जो खेतों की कम हो जाती है, क्योंकि मेहनत उस अनुपात में नहीं होती जिस अनुपात में बड़े किसान करते हैं, उस अनुपात में छोटे किसान मेहनत नहीं करते, तो इसलिए उत्पादकता कम हो जाती। तो जो एक्सपर्ट्स थे उनकी राय ये थी कि जो ये खेती के मतलब जो छोटे साइज हैं, जो छोटे साइज हैं, उनके कारण ये उत्पादकता कम हो जाने के कारण ही गरीबी दूर नहीं हो पा रही। तो वो एक्सपर्ट जो थे वो यूएसएसआर गए और वहाँ से उन्होंने कोऑपरेटिव खेती के तरीके सीखने की कोशिश की। कोऑपरेटिव यानी कई किसानों को मिलाया, जो उन किसानों को मिलाने के बाद उनकी खेती को मिला दिया, तो एक प्लॉट साइज जो होता था, जो छोटे छोटे एक एक आधे बीघे एक एक बीघे के खेत होते थे, वो बड़े हो जाते थे। और जब जोत साइज बड़ी हो जाती है तो उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। तो उत्पादकता बढ़ाने का ये बड़ा अच्छा तरीका था। और सोवियत संघ से ही वो उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स और फार्म इक्विपमेंट इन सब चीज़ों के बारे में भी सीखा और वो उन सब चीज़ों का ज्ञान लेकर भारत आए। भारत में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई और किसानों से कहा गया कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाइए। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सहारे आप इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आप खेती करिए और सभी लोग मेहनत करें। जो उत्पादन जो कि कई गुना बढ़ जाता है, वो उत्पादन जब कई गुना बढ़ जाएगा तो जब आप में आपस में बटेगा तो आप सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि उत्पादकता बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हुआ ये कि वो कोऑपरेटिव खेती ने भारत में कभी भी जड़ नहीं जमाई। कुछ जगहों पे एक्सपेरिमेंटल तौर पे हुई, लेकिन कोऑपरेटिव खेती ने भारत में कभी भी जड़ नहीं जमाई। उसके पीछे रीजन था कि गांवों में जातियों के कारण, धर्मों के कारण और इन सभी कारणों, आपसी विवादों के कारण किसान एक होने को तैयार नहीं थे। नेहरू जी ने सोवियत संघ का मॉडल लगाया तो, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगाया। सोवियत संघ में सरकार जबरदस्ती आपको कोऑपरेटिव का हिस्सा बनाती थी। भारत में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत में आपको डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आना था। सोवियत संघ में चूंकि वो बंदूक की नली से चुन के आए थे, इसलिए उनको कोई डर नहीं था डेमोक्रेटिक तरीकों से। उनको ये डर नहीं था कि उनकी सरकार चली जाएगी। भारत में आपको डेमोक्रेटिक तरीकों से चुन के आना था, तो आप जो है जानते थे कि हम बंदूक की नली से या सरकारी जबरदस्ती से अगर ऐसा करेंगे तो 75% जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसान हैं वो हमें वोट नहीं देंगे और हमारी सरकार चली जाएगी। तो आपने आधा तो रूस का सिद्धांत तो लिया, लेकिन रूस के तरीके नहीं लिए, और चूंकि आपने रूस के तरीके नहीं लिए तो भारत के किसानों ने उस तरीके को अपनाया नहीं। तो चला गया ये तरीका भी, कोऑपरेटिव का भी तरीका चला गया। लेकिन और जो प्लॉट साइज था वो छोटा का छोटा ही रहा, प्लॉट मतलब कोऑपरेटिव का तरीका चला ही नहीं। और दूसरी एक बड़ी चीज थी कि गरीबी के कारण किसान
न फर्टिलाइजर खरीद रहे थे, न मशीनें खरीद रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। भाई एक बीघे के खेत में आप क्या करोगे मशीनों का? आप ट्रैक्टर लेके, आपके पास 1 बीघा खेत है, आप ट्रैक्टर लेके करोगे क्या? तो इसलिए लोग खरीद, और आपके पास पैसे भी नहीं है, आप गरीब हो, गरीब किसान के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो ट्रैक्टर खरीदे या अलग अलग तरह की मशीनरी खरीदे। भाई बड़ा किसान हो तो वो खरीदे, या जमींदार होता तो वो खरीदता और वो किसानों को किराए पे देता, किसान उसको यूज करते। लेकिन जमींदारों को तो आप पहले ही भगा चुके हैं। तो जमींदार चूंकि भाग चुका है, अब आप ही बचे हैं, किसान छोटे बचे हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो वो इक्विपमेंट खरीद नहीं सकते फर्टिलाइजर खरीदने का। उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजर ज़्यादातर शहरों में मिलते हैं और आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इन पर शहरों की बाजारों तक पहुँचना मुश्किल है। तो एक्सपर्ट्स फिर से बैठे और एक्सपर्ट्स ने सोचा कि दिक्कत क्या है, और उन्होंने पाया कि जो है इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो खाद है या इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जो इनपुट्स हैं, अच्छे बीज, अच्छी चीज़ें, ये इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। इसके कारण किसान नहीं खरीद रहे हैं। और दूसरा जो बड़ा कारण मैंने अभी आपको बताया कि बाजार तक किसानों की पहुंच नहीं है। यानी जहाँ पे ये इक्विपमेंट मिलते हैं, ये खाद मिलती है, वहाँ तक किसानों की पहुंच नहीं है। इसलिए इसलिए किसान इन चीज़ों को नहीं खरीद रहे। नेहरू जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। नेहरू जी यानी नेहरू जी के एक्सपर्ट, नेहरू जी ने कहा ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई हैं उनके थ्रू हम इस गैप को फिल कर देंगे। भाई वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज खेती में तो काम नहीं आ रही है, किसान तो उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर बन नहीं रहे, तो क्यों नहीं हम इनका उपयोग करें, किसानों तक अपना इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए, खाद पहुंचाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए प्रयोग करें। अब जब इन चीज़ों का प्रयोग किया गया तो एकाएक देखा गया कि कृषि उपज बढ़ गई। कृषि उपज बढ़ तो गई, और सबसे बड़ी बात, चूंकि खाद पे सब्सिडी हो गई और इक्विपमेंट्स पे सब्सिडी हो गई, इसके कारण इनकी कीमतें घट गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू इनको ग्रामीण बाजारों तक पहुंचा दिया गया, तो एकाएक इनकी कीमतें गिर जाने से इनकी बिक्री बढ़ी, और इनकी बिक्री बढ़ी तो एकाएक जो कृषि उपज थी वो बढ़ गई और कई गुना बढ़ गई। ये नहीं कहना सही होगा कि वो नहीं बढ़ी, कृषि उपज बढ़ गई। कृषि उपज तो बढ़ गई, लेकिन जो ग्रामीण छोटे किसान थे, छोटे या सीमांत किसान थे, उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। अब समस्या क्या हुई कि अगर उनकी गरीबी दूर नहीं हुई तो एक्सपर्ट फिर से बैठे, उन्होंने देखा कि ये जो हमने कोऑपरेटिव के थ्रू गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जो ये इक्विपमेंट्स पहुंचाए या खाद पहुंचाया, ये जो हमने सभी चीज़ें यहाँ पहुंचाई, उसका फायदा किसने उठाया? उसका फायदा उठाया बड़े किसानों ने। बड़े किसान जो थे, उनके पास चूंकि पहले से पैसे थे, जो कि ज्यादातर पहले जमींदार थे। जो बड़े किसान थे वो ज्यादातर पहले जमींदार थे, या जिनके पास पैसे थे, जो और खेती से जुड़े रहे, या जिनके पास खेती का साइज पर्याप्त था, वो उनके पास पैसे थे, इसलिए वो इक्विपमेंट्स भी खरीद पा रहे थे, और वो उनके जो साइज भी बड़ी थी, और उनके वो खाद वगैरह भी खरीद पा रहे थे। तो उन्होंने खेती की उपज एकाएक, कई उत्पादकता कई गुना बढ़ा दी। लेकिन इससे सीमांत और छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। यानी वही जिसकी शिकायत सोशलिस्ट हमेशा करते हैं, रिच गॉट रिचर एंड पुअर गॉट पुअरर। अब इसका क्या इलाज था? इसका इलाज, और छोटे और सीमांत किसान ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे थे? भाई उनके पास पूंजी है ही नहीं, उनके पास इतनी भी पूंजी नहीं है कि आपकी सब्सिडाइज्ड खाद, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये सभी चीजें खरीद पाए। उनके पास नहीं पैसे। नेहरू जी तब तक जा चुके थे, शास्त्री जी थे, वो भी उन्हीं पॉलिसी से चल रहे थे। अब फिर शास्त्री जी ज़्यादा दिन तो रहे नहीं, उसके बाद इंदिरा जी आई। इंदिरा जी के समय में भी बड़े किसानों ने काफ़ी तेज़ी से हरित क्रांति में सहयोग किया, और देश की उत्पादकता बहुत बड़ी, खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बना, लेकिन ग्रामीण गरीबी दूर नहीं हुई। इंदिरा जी को लगा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है, ये जो जो लालची बैंकर्स हैं, ये बैंकर जो है, ये हमारे किसानों को
पैसा नहीं दे रहे हैं, ऋण नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारे किसान न इक्विपमेंट खरीद पा रहे हैं, न खाद खरीद पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि इन बैंकर्स को ही बीच से हटा दो। बीच से हटाने का उनका तरीका क्या था? उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी बैंक अब सीधे सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गए और अब जो सरकार पॉलिसी बनाएगी, बैंकर्स उनमें बैंकिंग पॉलिसी नहीं देखेंगे, यानी बैंकिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं, ये नहीं देखेंगे, बल्कि वो ये देखेंगे कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि नहीं। याद रखिएगा, सरकार की पॉलिसीज अलग हैं और बैंकिंग पॉलिसीज अलग हैं। यानी गुड बैंकिंग पॉलिसी जिनके थ्रू बैंक्स को प्रॉफिट होता है, जिनके थ्रू बैंक्स आगे भविष्य में सरवाइव करते हैं, वो एक अलग चीज़ है और सरकार की पॉलिसीज एक अलग चीज़ है। और नेशनलाइजेशन के थ्रू इन सरकार की पॉलिसीज को बैंकों पे थोपने की पूरी तैयारी हो गई। हो गया, एक सिग्नेचर किया इंदिरा जी ने और उन्होंने कहा कि अब बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, अब तो पॉलिसीज हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब तो हो गया, बस अब इससे तो किसानों को ऋण मिलने लगेगा और इससे जो है हमारे यहाँ ग्रामीण किसानों को जो इक्विपमेंट वगैरह और खाद वगैरह की दिक्कत होती है वो दूर हो जाएगी। और उन्होंने तुरंत जो है उसको कर दिया और उनको लगा कि अब दूर हो गई ग्रामीण। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो गड़बड़ कहाँ हो गई भाई? कहाँ गड़बड़ हो गई? हुआ ये कि बैंक जो कि नेशनलाइज भी हो गए तो भी उन्होंने कहा कि भाई ये छोटे किसानों को ऋण देना ये रिस्की है, क्योंकि इनके पास कोलैटरल कुछ भी नहीं है। और चूंकि इनके पास कोलैटरल कुछ भी नहीं है और खेत आप ले नहीं सकते, कोलैटरल इनके पास कुछ है नहीं, तो आप इनको यदि ऋण दे देते हैं और ये उस ऋण को नहीं चुका पाते तो आप करेंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है कि जो ऋण नहीं चुका पाएगा वो जेल जाएगा। लेकिन जेल में भी डाल के बैंक को तो कोई फायदा नहीं होगा, है कि नहीं? उसका तो पैसा डूब गया, किसान जेल में गया, किसान के परिवार को एक नुकसान अलग हुआ और बैंक का पैसा डूब गया, क्योंकि किसान जेल में चला गया तो बैंक का पैसा तो डूब गया। और बैंक का पैसा यदि डूब गया तो अब बैंक को भी नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, और तो बैंकों ने छोटे किसानों को लोन देना मना कर दिया, क्योंकि ये रिस्की लोन है, हम नहीं दे सकते। तो एक्सपर्ट ने कहा डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए। डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सरकार की एक पॉलिसी से संबंधित सीधा सीधा काम करते हैं। यानी ऐसे बैंक बनाइए जो छोटे किसानों को ऋण दें, यानी ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स बनाइए। ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स क्रिएट हो गए। उन ग्रामीण बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों ने मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को लोन देना शुरू कर दिया, कायदे से लोन दिया, खूब लोन बटा, किसानों ने खूब लोन लिया। उन्होंने खेती में मेहनत भी की, उत्पादन थोड़ा बहुत बढ़ा भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्पादन थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा, लेकिन जितना उत्पादन बढ़ा उससे ज्यादा उनके ऊपर लोन का जो प्रेशर था वो उनके ऊपर बढ़ता चला गया। और ये लोन का प्रेशर काफी दिनों तक बढ़ता रहा। ये बैंक अपने लोन की वसूली के किसानों को जेल भेजते रहे, इनके पैसे डूबते रहे, सरकार इनको फिर से पैसे देती रही। बड़े बैंक जो है, बड़े बैंकों से इन ग्रामीण बैंकों को और कोऑपरेटिव बैंकों को पैसा दिलाया जाता रहा, सरकार उस पैसे का पेमेंट करती रही, लेकिन कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और किसानों को ग्रामीण गरीबी पे कोई बहुत फर्क ज़्यादा नहीं। तो अब आया वीपी सिंह की सरकार आई, और तब तक जो है कई किसान बैंकों के ऋण वसूली के मामले में जेल से आ चुके थे। तो एक बड़ी समस्या हो गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज को लेके एक काफी असंतोष पैदा हो गया था। तो अब वीपी सिंह की सरकार आई, उन्होंने गांव वालों के ऊपर इस तरह के कर्जे के बोझ को देखा, और देवीलाल जी जो उस समय गृह मंत्री थे शायद, देवीलाल जी ने कहा कि ऐसा करो, किसानों का ऋण माफ करो। और ऋण माफी हो गई, पहली ऋण माफी हो गई किसानों की। जब वो ऋण माफी हो गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अब, यानी किसानों की गरीबी अब दूर हो गई, क्योंकि उनके
उत्पादन थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन करीब अब ऋण माफी हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गांव में देश की करीब करीब 70% जनसंख्या रहती थी, और छोटे और मार्जिनल फार्मर्स जो कि अ, छोटे मतलब सीमांत और छोटे किसान जो थे, जिनकी एवरेज जोत जो थी वो 1.5 बीघे से भी कम थी, वो उनके खेतों में जो एम्प्लॉयमेंट होता था वो एम्प्लॉयमेंट, जिसको फॉल्स एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो होता। ये फॉल्स एम्प्लॉयमेंट क्या होता था कि कहने को तो वो खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो खेतों में कितनी देर काम करते हैं? सवेरे थोड़ी देर काम करते थे और शाम को थोड़ी देर काम करते थे। दोपहर वगैरह में ज़्यादा काम होता नहीं था। साल के कुछ दिनों में ज़्यादा काम होता था, साल के बाकी दिनों में कोई काम नहीं होता था। इसलिए और खेती से आप केवल और केवल छोटी खेती से आप अपने खर्चे चला नहीं सकते, तो गरीबी दूर नहीं हुई। तो एक्सपर्ट फिर बैठे अभी, मतलब फिर ये प्रॉब्लम चलती रही। फिर 2005-06 में फिर एक्सपर्ट्स बैठे, उन्होंने कहा कि समस्या ये नहीं, समस्या फॉल्स एम्प्लॉयमेंट की है। यानी खेती से जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उससे ज़्यादा लोग खेती में एम्प्लॉयड है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने फिर से मनरेगा किया। मनरेगा यानी MNREGA, जिसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं, उसके थ्रू उन्होंने गांव में हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को साल में 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी। है तो बहुत अच्छा, है तो बहुत अच्छा, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई? इससे एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि ये जो मनरेगा का काम था, ये कच्चा काम होता था, और इस कच्चे काम के कारण सरकार पैसे तो हर साल लगाती थी और इसमें भ्रष्टाचार काफी आने लगा। पता चला कि तालाब खोदे गए, कच्चे तालाब खोदे गए, अगली बार दिखा दिया गया कि ये पट गए, या कच्ची सड़कें बनी और अगली बार दिखा दिया गया कि ये पट गई, ये सड़कें बह गई। इस तरह, क्योंकि कच्चे काम होते थे, और कच्चे काम, और वो कच्चे काम सिर्फ और सिर्फ, जैसे आप लोगों ने एक किस्सा सुना होगा कि एक बार लखनऊ में बहुत सूखा पड़ा। जब सूखा पड़ा तो उस समय वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। वो क्या करते थे कि अ, उन्होंने अपने लोगों को, चूंकि लखनऊ के लोग काफ़ी अपने आप में उनका आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो सरकार से मुफ्त में कोई भी पैसा नहीं लेते। तो उन्होंने क्या किया कि वो रोज़ एक बिल्डिंग बनवाते थे, दिन में कंस्ट्रक्शन कराते थे और रात में लोगों को लगा के उसको गिरवा देते थे, जिससे कि लोग उस पे काम करने के नाम पे पैसे लें। उसी तरह से सरकार का ये मनरेगा की स्कीम है। यानी कच्चे काम करो, पैसा लो, और उसके बाद वो अगले साल फिर से वो सब काम ध्वस्त हो जाएगा। अगले साल फिर उसी काम को करो, फिर से पैसा लो। इस तरह से वो काम करते रहो, वो ध्वस्त होता रहेगा और तुम पैसे लेते रहो। अब एक्चुअली करना, अब ये तो चलता रहा और ये आज भी चल रहा है। हमारे प्रिय मोदी जी भी मनरेगा, जो कि उन्होंने कहा था कि मैं मनरेगा का ढोल बजाऊंगा और ये करूंगा, आज की तारीख में मनरेगा का फायदा वो भी काफी उठा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी सोशलिस्ट नहीं है, वो भी उन्हीं विचारों से चलते हैं जिन विचारों से नेहरू जी चलते थे। बस उनमें और नेहरू जी और इंदिरा जी में इतना ही अंतर है कि वो सरकार को बिजनेस नहीं कराना चाहते। सरकार बिजनेस में करे, बाकी सभी पॉलिसीज उनकी भी करीब करीब वैसी ही हैं जैसे नेहरू जी और इंदिरा जी की। यानी उत्पादन के स्रोतों पर सरकार का कब्जा न हो। अ, यही अंतर है नेहरू जी में और मोदी जी में, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं। सोशलिस्ट ये भी है। तो होना क्या चाहिए था? नेहरू जी ने गलती क्या की? नेहरू जी को जमींदारी समाप्त नहीं करनी थी। अगर आप जमींदारी को समाप्त न करते नेहरू जी, तो कैपिटल गांव का गांव में रहता। जो जमींदार था वो फूड प्रोसेसिंग का भी इंडस्ट्री गांव में लगाता। वो उस कैपिटल से अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज गांव में लगाता। गांवों में एम्प्लॉयमेंट अदर देन एग्रीकल्चर
क्रिएट होता, और जब गांवों में अदर देन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता तो खेती पर निर्भर लोगों की संख्या कम होती, और यदि खेती पर निर्भर लोगों की संख्या कम होती और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट के यानी वेजेस कमाने के और भी तरीके होते तो गांव गरीबी धीरे दूर होती। जो गांव, अब सरकार को इसमें करना क्या था? सरकार को इसमें सिर्फ ये करना था कि जो आपका रूल ऑफ लॉ है उसके तहत आपको ये देखना था कि किसी का शोषण न होने पाए, और उसके लिए आपके पास पर्याप्त कानून थे। उसके लिए आपको जमींदारी समाप्त करने की जरूरत नहीं थी, आपके पास पर्याप्त कानून थे। उन कानूनों तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करनी थी, और उन कानूनों के भरोसे आपको गांव में शोषण खत्म करना था। बस आपको इतना ही करना था, आपको और कुछ भी नहीं करना था। तो देखा आपने कि भारत में कृषि को बर्बाद करने में हमारे प्रिय चाचा नेहरू का क्या हाल है। देखिए, कृषि के साथ एक बड़ी समस्या, देखिए कृषि एक प्रोफेशन है, और यदि आप थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस भी देश में 40% से ज़्यादा जनता, यदि जिस भी देश की जो आबादी है, यदि उसकी 40% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर होती है तो उस देश में गृह युद्ध हो जाता है। आप किसी भी देश को देख लो जिसकी आबादी 40% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर हो, वो उस देश में गृह युद्ध होना ही होना है। या तो उस देश में एक टोटलिटेरियन सरकार हो, यानी टोटलिटेरियन यानी तानाशाही सरकार हो, और वो दम बलपूर्वक उस विद्रोह को दबा कर रखे, और यदि ऐसी सरकार नहीं और सरकार जरा भी कमजोर होती है तो वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ ही जाती है। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? भारत में ऐसा न होने के पीछे दो कारण थे। एक तो कल्चरल कारण, भारतीय जो है क्रांति यानी युद्ध, गृह युद्ध टाइप के सिस्टम के पक्षधर नहीं है। भारतीय मेहनत करने वाले हैं, भारतीय चाहते हैं कि उनका जो भी काम है वो उसको बेहतर से बेहतर तरीके से करें, इसलिए वो गृह युद्ध जैसी सिचुएशंस में जल्दी जाते नहीं। आप देखिए कि भारत इतने साल गुलाम रहा, लेकिन भारत ने उस तरह की गृह युद्ध टाइप की स्थिति कभी नहीं हुई। तो और एक तो ये हो गया क्योंकि भारत में गृह युद्ध नहीं होता। दूसरा ये किया गांव के किसानों ने, उन्होंने देखा कि ये जो छोटे छोटे खेत हैं ये हमारे किसी काम के नहीं। इन खेतों से हो क्या रहा है? इन खेतों से केवल और केवल हो ये रहा है कि ये खेत हमको साल भर खाने के लिए अनाज दे देते हैं, बाकी ये हमें कुछ भी नहीं देते, और अनाज में भी एक या दो तरह के ही अनाज देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं देते। तेल हमें खरीदना पड़ता है, सब्जी हमें खरीदनी पड़ती है, और चीनी हमें खरीदनी पड़ती है, सभी तरह की चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती हैं। कपड़े के लिए पैसे नहीं, इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा खेती पर इतना ध्यान देने से बेहतर है कि इस खेत को जिसको हम बटाई पे देना कहते हैं या आधिया पे देना कहते हैं या शेयर क्रॉपिंग जिसको हम कहते हैं, उस पे दे दो। और कुछ किसान जो खेतों को लेते थे उनकी जोत बड़ी बड़ी हो गई, और जो किसान खेतों को देते थे वो खेती के बोझ से मुक्त हो गए, और उन्होंने बाकी के अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अपनी इनकम जनरेट शुरू कर दी। और जो किसान जिन्होंने खेतों को बटाई पे लिया, उनकी जोत बड़ी हो जाने से उनकी उत्पादकता बढ़ गई। उस उत्पादकता में से वो कुछ अनाज जो है जिनके खेत होते थे उनको दे देते थे, तो उनका जो खर्चा था वो चल रहा था, और जो जिन्होंने बटाई पे खेत ले रखे थे उनकी इनकम बढ़ गई। तो किसानों ने ऑटोमेटिकली, देखिए मार्केट अपने आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर देता है। मार्केट ने सोल्यूशन ये किया कि ये जो सूडो एम्प्लॉयमेंट या फॉल्स एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको बटाई पे दे दो, खेती से मुक्त हो जाओ, और तुमको जो अनाज मिलना है साल भर के खर्चे का वो तुमको मिल जा रहा है। इसके बाद तुम जो है बाकी कहीं और एम्प्लॉयमेंट अपना सर्च करो, उस एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अपने बाकी के खर्चों को मीट आउट करो। ऐसा करने के कारण गाँव की रूरल जो पावर्टी है वो किसानों ने खुद ब खुद
जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसके सिस्टम को प्रयोग करके दूर की। इसमें नेहरू जी का किया हुआ सिर्फ और सिर्फ जो भी नेहरू जी ने किया उसके कारण दिक्कतें ही पैदा हुई। जो जो अभी 3 फार्म लॉज जो है मोदी जी ने हटाने की कोशिश की, जो पुराने फार्म लॉज को हटा के 3 फार्म लॉज ले आए, जिसमें कि कोऑपरेटिव मतलब जिसमें कि कॉरपोरेट एग्रीकल्चर है और यानी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट की खेती की बात हो रही थी, या किसानों को अपना उत्पाद पूरे भारत में कहीं भी बेचने की छूट की बात हो रही थी। ये जो सब सोशलिस्ट सिस्टम के जितने भी कानून थे उनको हटाने की बात हो रही, वो होने चाहिए थे, नहीं कर पाए मोदी जी, डर गए। पंजाब के चुनावों के चलते उनको लगा कि शायद अगर वो इन कानूनों को वापस ले ले तो पंजाब में चुनाव वो जीत सकते हैं। वो डर गए, इसमें मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो डर गए। लेकिन मेरी ये नहीं समझ में आया उनको ये नए कानून लाने की जरूरत क्या। मेरे हिसाब से ज्यादा आसान तरीका होता है कि जो पुराने कानून थे आप उनको रिपील कर देते। जो खेती को एक प्रोफेशन बनने से रोकते हैं, ऐसे जितने भी, या जो किसानों को अपने उत्पाद दूसरे पूरे देश में बेचने से रोकते हैं, या जो गांवों में किसानों को उनके उत्पाद मंडियों से बाहर बेचने से रोकते हैं, या जो गांवों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने से रोकते हैं, ऐसे जितने भी कानून थे आप इनको हटा देते। आपको नए कानून लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मोदी जी को भी तो था, इनको भी तो अपना नाम इतिहास की किताबों में लिखवाना है नेहरू जी की तरह। भाई नए कानून लाएंगे तो ये कहना आसान रहेगा कि ये नए कानून मोदी जी लाए। पुराने कानून आप हटा देंगे तो कोई याद भी नहीं रखेगा कि आपने पुराने कानून हटा दिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये भी काफी हद तक मेंटली जो है या मेंटालिटी में ये भी सोशलिस्ट ही है। इनको भी लगता है कि जो कुछ करेगी सरकार ही करेगी। देखिए मैं नहीं मानता कि जो कुछ करेगी सरकार करेगी। सरकार सब कुछ कर भी नहीं सकती। मेरे ख्याल से सरकार के सिर्फ 3-4 काम है। कौन कौन से काम है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी देश की सुरक्षा, जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, और चूंकि इंटरनेशनल स्तर पे आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस भी काफी हद तक सरकारों के हाथ में होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और करेंसी। करेंसी भी मैं सरकार की करेंसी होने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम यही है तो आपको भी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के हिसाब से चलना है, तो इसलिए सरकार के पास करेंसी भी होनी चाहिए। और इसके लिए इन जो मैंने 4-5 चीजें गिनाई हैं, इनके लिए सरकार को बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सिस्टम भी नहीं चाहिए। सरकार के खर्चे भी कम हो जाते हैं और टैक्स भी कम हो जाएगा। जो आपके लोगों पर टैक्स लगता है, जो व्यापारियों पर और जो आपकी इनकम पर टैक्स लगता है, वो भी कम हो जाएगा। तो ये तरीके से ये ओपन मार्केट का सिस्टम है। ये ओपन मार्केट का सिस्टम है, ये फ्री मार्केट का सिस्टम है, जिसमें सरकार कृषि को एक प्रोफेशन की तरह, एक उत्पादन की तरह, एक उत्पादक कार्य की तरह होने देती, उसके उत्पाद को मार्केट में ओपनली बिकने देती। यदि यह सब होता रहता तो आज आप भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में जितनी गरीबी देख रहे हैं वैसी न देख रहे होते। ग्रामीण क्षेत्र से जैसे लोग भागकर शहरों की ओर जा रहे हैं वैसे न जा रहे होते यदि वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा। तो ये सभी चीजें यदि नहीं हुई, और इनके लिए मैं दोषी यदि नेहरू जी को ठहराता हूँ, नहीं देखिए सिर्फ नेहरू जी दोषी नहीं है। नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी भी थे। नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, जनता सरकार, राजीव जी। राजीव जी पे भी फिर कभी बात करेंगे, उनकी जो पंचायत राज योजना है उस पर बात करेंगे कि कैसे उन्होंने पंचायत राज के नाम पर देश को बेवकूफ़ बनाया। इस पर भी कभी बात करेंगे। उसके बाद अटल जी, उसके बाद मनमोहन जी, और आपके फिर मोदी जी। ये सभी जो है इसी लाइन पे आगे बढ़ते रहे कि सरकार हेल्प करेगी किसान को, सरकार हेल्प करेगी किसान को। नहीं, आपको हेल्प करने की जरूरत,
किसान खुद को हेल्प कर लेगा, उसके पास तरीके हैं। आप छोड़ तो दो, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने तो दो, पूंजी गाँव की तरफ जाने तो दो। गाँव में आप पूंजी जाने नहीं दे रहे हो, आप गाँव में एम्प्लॉयमेंट होने नहीं दे रहे हो। कृषि भूमि है तो उस पे इंडस्ट्री लगाने नहीं दोगे आप। आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, आपकी लाल फीताशाही के चलते यदि कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है, उसके लिए उसको ज़मीन चाहिए, उस ज़मीन को लेने के लिए कृषि भूमि वो ले नहीं सकता, तो वो जमीन को लगाएगा कहाँ उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट को। ये सभी प्रॉब्लम्स होने के कारण गाँव में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो कर सब रहे हैं, जितने भी हुए अभी तक, जितनी भी सरकारें आई, जितने भी प्रधानमंत्री आए, कर सब रहे हैं। फिर मैं दोष नेहरू जी को क्यों देता हूँ? दोष नेहरू जी को सिर्फ इसलिए देता हूँ क्योंकि बीज उन्होंने ही बोए। मैंने कहा ना, बीज उन्होंने बोए, फेमिनिज्म के यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बीज उन्होंने बोए। फसल बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन जमीन बंजर हो गई। उस जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए सबसे जरूरी है ये जितने भी कानून हमारे कृषि पे रोक लगाते हैं, या कृषि उत्पाद को पूरे देश में बेचने पर रोक लगाते हैं, या कृषि को एक व्यापार की तरह देखने पर रोक लगाते हैं, ऐसे किसी भी कानून को हटाइए। आपको नया कानून लाने की जरूरत नहीं, पुराने कानूनों को हटा दीजिए, आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। ये काफी लंबा हो गया आज का वीडियो, लेकिन जरूरी था। आप चाहे तो ये जो नीचे मेरे दाहिने या बाएं इस नंबर, ये यूपीआई पे आप पेमेंट कर सकते हैं, या ये जो आपका क्यूआर कोड है, इस पे देख के आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में किसी और इशू पे बात करें। कोई भी इशू हो सकता है कि अगला वीडियो में जिस इशू पे बात करूं वो भाजपाइयों को खराब लग जाए। ये वाला वीडियो तो पक्का कांग्रेसियों को खराब लगे। थोड़ा बहुत भाजपाइयों को भी पसंद बहुत नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेसियों को तो खास तौर से बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने नेहरू जी के बारे में कुछ कहा है। अगली बार हो सकता है किसी और पार्टी वाले को बुरा लग जाए। धन्यवाद।